मैग्नेटिज्म। रिपीट करो बच्चों, क्या क्या पढ़ा, लिखता जाता हूँ मैं साथ साथ, है ना। बताओ सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा ना। फिर क्या पढ़ा था कि 1600 के अंदर मैग्नेट की खोज हुई थी मैग्नीशियम नाम की जगह पर। फिर बाद में उसको मैग्नेट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मैग्नीशियम नाम की जगह से निकला था, और ये ऐसी प्रॉपर्टी थी जो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रखते हुए भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टाइप की प्रॉपर्टी अपने अंदर रख पाता था, इसलिए इसे अपन क्या कहते थे, मैग्नेटिक बोलते थे। दूसरा क्या था बच्चों, लेस बांध लूँ मैं पहले, गिर जाऊंगा नहीं तो मुँह के बल, इससे गिरू ना गुरु, हर्षिता जैसे दांत हो जाएंगे फिर मेरे। मार्क्स लगाएगी तो मेरे को पता नहीं चलेगा। आओ बच्चों, दूसरा क्या था, नींद आ रही क्या बीबी, तो बोलो ना दूसरा क्या था, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा बच्चों अपन ने, क्लासिफिकेशन में दो चीज़ें पढ़ी थी कि मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है नेचुरल मैग्नेट और दूसरा कौन सा होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, फिशियल, हाँ, तो अपन ने पढ़ा नेचुरल टाइप का और एक आर्टिफिशियल टाइप का। ठीक है, तो नेचुरल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि इसका इनकन्वीनियंट शेप होता है, और आर्टिफिशियल में अपन ने क्या पढ़ा कि इसका एक डिजायर्ड शेप होता है। इसके कितने टाइप पढ़े थे बच्चों अपन ने, कौन कौन से, एक पढ़ा था अपन ने बार मैग्नेट, एक पढ़ा था अपन ने हॉर्सशू, एक पढ़ा था अपन ने बॉल एंडेड, एक पढ़ा था अपन ने, हैं बच्चों, नीडल का डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाना है ना, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। ये नीडल के लिए तैयार रहना है, और इसको फ्रीली मूव कराने के लिए पिवोटेड करवा के रखना, किसके ऊपर, एक कॉनिकल सरफेस के ऊपर, कॉनिकल टिप पे पिवोटेड। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या पढ़ा बताओ जल्दी से, कीवर्ड्स पढ़े थे, है ना, और कीवर्ड्स के साथ साथ क्या पढ़ी थी अपन ने, प्रॉपर्टीज, है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों पर, है ना, क्या है, अभी अपन ने बात करी कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, एक अट्रैक्टिव, क्या रिपल्सिव भी रखता था क्या, रिपल्सिव कब रखता है, जब लाइक पोल एक दूसरे के पास में आ जाए, सही बात है ना। एग्जाम्पल क्या लिया था अपन ने, एक नॉर्थ पोल और एक नॉर्थ पोल एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे ना। यही चीज किसके लिए पढ़ा था अपन ने बच्चों, साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब रिपेल करने की कंडीशन में क्या क्या बच्चों, कि नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को रिपेल करेगा। ठीक है, जैसे अट्रैक्टिव और रिपल्टिव प्रॉपर्टी अगर मैग्नेट में पाई जाती है, तो ये चीज अपन ने केवल किस में देखी थी बच्चों, याद आ रहा है बच्चों, r डिस्टेंस पर अगर दो चार्ज पड़े रहते थे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता था। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता था बच्चों, अरे सही बात है कि नहीं है, थोड़ा सा ढंग से फील करना बच्चों ना, जो भी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ कोई बड़ी कहानी नहीं है, जैसा अपन ने पहले पढ़ा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही कहानी यहाँ पर भी रिपीट होगी। कैसे कि एक मैंने n पोल लिया और एक मैंने n पोल लिया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने बच्चों, मैंने यहाँ पर क्यों बनाया, यहाँ पर भी तो बना सकता था डिस्टेंस, यहाँ से क्यों ली मैंने, ये बच्चों एक्चुअल है ना, ये इफेक्टिव लेंथ होती है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है ना न्यूट्रल, तो इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेता हूँ, ऐसे मान सकते हो तुम, वैसे यहाँ से भी ले सकते हो। हमेशा दो मैग्नेट बार मैग्नेट के बीच की डिस्टेंस जब भी पूछे, ऐसे बोला ना, दो बार मैग्नेट के बीच की डिस्टेंस दे रखे, तो एक्चुअली पता है क्या, बार मैग्नेट का मतलब होता पूरा, है कि नहीं है, अरे हाँ कि ना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अधिकतर ऐसे होती है बच्चों, दोनों के सेंटर से, जैसे अपन ने डायपोल पढ़ा था वैसे, या फिर बोलेगा ना दोनों एंड के बीच की डिस्टेंस, तो ये दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। वापस आओ, रिपीट करते हैं कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, रिपल कर रहे हैं क्या। अच्छा, मैं मैग्नेट को अगर इधर रखूँ तो ये ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे, सही बात है ना, ये कभी ऊपर नीचे नहीं होंगे जिग-जैग टाइप, जैसे अपन ने चार्ज में पढ़ा था। इसका मतलब ये हमेशा एक दूसरे के किधर जा रहे हैं बच्चों, अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ, अरे समझ में आएगा ये स्टेटमेंट तगड़ा है या नहीं है, ये अपन बार बार फॉलो करते थे कि यहाँ पर जो भी फोर्स लगता है, ये फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू पोल्स, या सेंटर ऑफ चार्जेस, इसे कहते थे सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते थे बच्चों, और सेंट्रल फोर्स सबसे पहले अपने कहाँ पढ़ा बताओ, सबसे पहले सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल बोलो, हैं सबसे पहले सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल, साक्षी बोल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें क्या होता था बच्चों, दो माताश्री होती थी बच्चों, एक धरती माँ और एक तुम्हारी माँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस r, फोर्स क्या होता था G m1 m2 अपॉन, इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये नहीं होता था बच्चों एक्चुअली में, होता पता है क्या था, शायद तुम्हें याद हो, अरे यही होता था ना। फिर इसको अपन K लिख देते थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से। किसके नाम से? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से। इसी प्रकार ये भी एक टाइप का क्या है बच्चों? सेंट्रल फोर्स है। ये भी एक टाइप का क्या है बच्चों? सेंट्रल फोर्स है। तो यहां पर ना तो चार्ज आ रहा है ना तो मास आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है बच्चों? पोल आ रहा है। तो पोल के लिए मैं यहां पर क्या यूज करूंगा? पोल स्ट्रेन। क्या यूज करेंगे बच्चों? और पोल स्ट्रेन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिट पोल है ना। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यूनिट पोल का मतलब समझते हो? केवल सिंगल पोल की बात कर रहा हूं मैं। सिंगल पोल मतलब एक एन पोल की बात कर रहे हैं मान लो, ठीक है। और दूसरा यहां पर बात कर रहा हूं एक और एस पोल मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी मान लेता हूं? अगर ये एस होगा तो -m1 होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ। अरे हाँ कि ना। इसी प्रकार यहाँ पर n है तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, नहीं होगा? तो पोल स्ट्रेंथ अपन को पता चल गया m1 और m2 ये होगी बच्चों। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने? r। तो यहाँ पर जो फोर्स निकलेगा वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों एक ही प्रजाति के फॉर्मूले बच्चों। तीनों के तीनों कौन से फोर्स के टाइप है बच्चों? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की कहानी बताओ चलो शुरू से। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं हमेशा। अरे हाँ कि ना। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं बच्चों? ऑपोजिट होते हैं। ये मिटा रहा हूँ मैं साइड में, ये भी मिटाऊँ। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक दूसरे के हमेशा क्या होता है बच्चों? ऑपोजिट होते हैं। मतलब F12 बराबर होगा -K। सबसे पहला क्राइटेरिया समझ में आया। दूसरा क्या होता था? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती थी वो हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता था बच्चों? सेम। अच्छा, ये दोनों क्राइटेरिया किसके होते हैं तुम्हें शायद याद होगा। अरे हाँ के ना। जब भी दो फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोला मैंने? ये तो मैंने लास्ट में बोला। डेफिनेशन क्या बोली? जब भी किसी दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन कैसे हो सकती है बच्चों? ये भी हो सकती है और ये भी तो हो सकती है अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये 1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, तो मैं इसको बोलूँगा इसका फोर्स इधर लग रहा है और इसका फोर्स इधर लग रहा है, इसका फोर्स इधर लग रहा है, इसका फोर्स इधर लग रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं क्या? क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं क्या? इसका मतलब ये हमेशा ऑपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है बच्चों? सेम होता है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर के नाम से जाने गए, लेकिन बाद में बोला गया कि ये हमेशा कहाँ जा रहे हैं एक दूसरे के। सेंटर की स्पेलिंग सही लिखी क्या मैंने? अब सही लिखी क्या? तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? टूवर्ड्स सेंटर। टूवर्ड्स आगे लिखना तो मेरे को है ना, ठीक है। तो ये हमेशा सेंटर की तरफ जाता है, इसलिए इस पूरे को क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? और सेंट्रल फोर्स का एक और चीज़ आ जाती है बच्चों, ये हमेशा टूवर्ड सेंटर काम करते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर जैसा भी होता है इसके अंदर, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर नाम से नहीं जानेंगे, अब इसको बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। एक लाइन और जोड़नी है बच्चों इसके अंदर मेरे को, वो ये जोड़नी है कि इनमें ये फोर्स जो है ना बच्चों, ये हमेशा क्या रहता है? फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों। और कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिसमें एनर्जी क्या रहती है बच्चों? एनर्जी कंजर्व रहती है। और एक और चीज, डजंट डिपेंड्स। सही बात है कि नहीं है बच्चों? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इसका मतलब अगर मैंने एन पोल यहाँ लिखा है और एस पोल यहाँ लिखा है तो ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ऐसे ही रहेगा बच्चों। इनके सेंटर से जुड़ने वाली लाइन के ज्वाइनिंग कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे ये दोनों एक दूसरे से मिलने, हे या कभी ऐसे मिलने नहीं जाएंगे एक दूसरे से। ये हमेशा एक दूसरे के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन, इसे कहते हैं एक्टिव लाइन, सेंट्रल एक्टिव लाइन, जिसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो सेंट्रल फोर्स की ये लाइन हमेशा ध्यान रखना। तुमने ग्रेविटी है? अरे यार, मैं अगर दो मैग्नेट को रखूँ, क्या दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट ऐसे चिपक जाएंगे क्या? कभी ऐसे चिपकने थोड़ी जा रहे हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ। जैसे यार अपन ने वो नहीं पढ़ा, एम मास की बॉडी है, थोड़ी देर बाद यहाँ आई, थोड़ी देर बाद क्या आई? यहाँ आई। सही बात है कि नहीं है? इधर भी mgh मिला था, याद है? इधर भी mgh मिला था, याद है? इधर भी mgh मिला था। अच्छा, ऐसा थोड़ी है हमेशा सीधा गया ही ऊपर गया, ऐसे घूम के थोड़ी गया था बच्चों, हमेशा सीधा ऊपर जाता ना।
तो इसका मतलब ये पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता और एनर्जी हमेशा क्या रहती है इसकी, कंजर्व्ड रहती है। ये अपन ने 11th क्लास में करा था। ये उतारो बच्चे, थोड़ा सा शॉर्ट में उतारना बच्चों ना। बच्चों तुम्हें केवीएल केसीएल वाले टॉपिक ढंग से नहीं आते, भी प्रैक्टिस करके रखना उनकी, ठीक है। इस संडे का टेस्ट होगा तुम्हारा केवीएल केसीएल का, सिर्फ केवीएल केसीएल का, आरबीसी हो चाहे सीबीएसई हो, ठीक है। केवीएल केसीएल का टेस्ट होगा, सिर्फ क्वेश्चन दूंगा बढ़िया बढ़िया। पहले बता दिया इसका मतलब टेस्ट देना है, ठीक है। तूने पढ़ा है तो क्यों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले पूछना किसी से, नहीं आवे फिर मेरे से, ठीक है। ओके बच्चों, लिख लिया क्या रे? तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। F बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू नोट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर M किसको बता रहा है बच्चों, थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना। पोल स्ट्रेंथ, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, पोल स्ट्रेंथ की बताओ, एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है। बच्चों एम्पियर्स लो पढ़ेंगे ना अपन, तो वहाँ पर ये अपन को पोल स्ट्रेंथ का मिलेगा कि ये इसका कैसे होता है। एम्पियर्स लो पढ़ेंगे ना तब अपन को, अभी सिर्फ यूनिट याद रखना है, ठीक है। फिर आगे ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई किसको बता रहा है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। तो अपन को पहले तो इनकी यूनिट पता होनी चाहिए पूरे की, ठीक है। तो देखते जरा, ये F है तो ये न्यूटन हो गया क्या, ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई हो गया क्या पूरा ऐसा कैसा। फिर M कितना है बच्चों, पोल स्ट्रेंथ मतलब एम्पियर इनटू, तो ये एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, नीचे क्या चल रहा है मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो म्यू नोट की आई न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर हो गई क्या बच्चों। तो इसकी यूनिट क्या हुई बच्चों, म्यू नोट की लिखना पड़ेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर अपन को मिला है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसे म्यू नोट को मैं क्या 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई भी लिख सकता हूँ क्या, इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे वहां पर एप्सिलॉन नोट होता था इसे अपन क्या बोलते थे, परमिटिविटी, और इसे अपन क्या बोलेंगे, इसको एक नाम बोल सकता हूं बच्चों में, मैग्नेटिक परमिटिविटी। परमिटिविटी बोलूंगा ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ गया, और मैग्नेटिक बोल दूंगा तो वो मैग्नेटिक के लिए आ गया। और इसका एक नाम और क्या बोलेंगे अपन इसको, अरे सही है क्या, इसको परमेबिलिटी भी बोलेंगे, और परमिटिविटी कब बोलेंगे, जब मैग्नेट वर्ड लगा दूंगा आगे, याद रहेगा ये चीज। और परमेबिलिटी जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए काम आएगा बच्चों अपने पास, है ना। किसके अंदर काम आएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा थोड़ा सा और डिस्कस करना बच्चों, यहाँ पर अभी भी मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, F बराबर क्या लिखा बच्चों, म्यू नोट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो मुझे बताओ कि F की वैल्यू 1 न्यूटन, सॉरी 10 की पावर -7 न्यूटन कब होगी, जब इसकी पूरी की वैल्यू 10 की पावर -7 न्यूटन बच जाए। इसका मतलब ये कितना है बच्चों, 1 है, ये कितना है बच्चों, 1 है, ये कितना है बच्चों, मतलब 1 एम्पियर इंटू मीटर और 1 एम्पियर इंटू मीटर, दो पोल स्ट्रेंथ वाले दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर मौजूद हो जाए, सही बात है कि नहीं है, तो F की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी अपन को, 10 की पावर -7 न्यूटन। अरे समझ में आ रहा है क्या बच्चों, ऐसे ही मिलेगा ना, बता रहा हूँ। इसको परमेबिलिटी बोलेंगे, कोई बात नहीं। लो ये है हमारे पास परमेबिलिटी, और यही भी क्या है बच्चों, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, है ना। इसे क्या बोलेंगे अपन, परमिटिविटी, ठीक है। अब बता लो
क्वेश्चन है बच्चों की, डायग्राम बना रहा हूँ मैंने, ठीक है, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे बोला कि टू मैग्नेटिक पोल वन ऑफ विच इज 4 टाइम स्ट्रेंथ देन द अदर। दो मैग्नेटिक पोल दे रखे बच्चों हमारे पास, एक ऐसा है, मैं बाहर मैग्नेट क्यों बना रहा हूँ, अपन को तो मैग्नेटिक पोल चाहिए ना, दो। तो मान लेते हैं कि एक M1 मैग्नेटिक पोल है और एक M2 मैग्नेटिक पोल है। ऐसा बोला गया कि M1 जो है वो 4 टाइम है किसके, है ना, 1 पोल स्ट्रेंथ इज 4 टाइम ऑफ अदर। सही बात है। फिर दोनों के बीच में एक्सर्ट ऑफ फोर्स ऑफ 5GF, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों, 5GF। कभी देखा है क्या इसकी शक्ल, 5GF फोर्स 5GF हो सकता है क्या? न्यूटन तो पढ़ा है तुमने, ये भी नहीं पढ़ा कभी। फिर विच इज प्लेस एट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसको न्यूटन में चेंज करें, F5 ग्राम है ना, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या आएगा, F होता था बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तुम्हें याद है बच्चों, 5GF का मतलब ही पता है किसको बता रहा है, ये वेट को बता रहा है, वेट फोर्स याद आ रहा है। और वेट फोर्स को फोर्स में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, GF, इम्प्रॉपर यूनिट याद आ रहा, 11th क्लास में इम्प्रॉपर यूनिट को प्रॉपर यूनिट में चेंज करा गया अपन ने। ये इम्प्रॉपर यूनिट ऐसे होता था क्योंकि अपन जैसे मार्केट में आटा लेने जा रहे हैं तो अपन ऐसा बोलते 2 किलो आटा देना, जबकि बोलना चाहिए था 2 × 9.8 न्यूटन आटा देना। अरे हाँ कि ना, तुम ऐसा बोलते हो 2 किलो आटा देना, तो 2 किलो में 2 kgf आटा मांगते हो तुम बच्चों। तुम तो 2 किलो बोल देते हो, तुम मास थोड़ी बोलते हो, तुम तो वेट निकालते हो उसका, और वेट के लिए पीछे क्या लगाना पड़ेगा। और kgf से तो तुम्हें मेरी शक्ल देख के याद आई गया होगा, कोई बात नहीं, ये तारीफ करते हो तुम सब मेरी। इस 9.8 को क्या लिखूँ बच्चों, मैं 10 लिख दूँ क्या, ऐसी मन में इच्छा हो रही है, 9.8 ठीक है। तो क्या ये 5 × 10⁻² बचेगा क्या केवल। तो अपन को फॉर्मूला पता है कि F बराबर μ0/4π m1/m2/r²। तो फोर्स कितना है, 5 × 10⁻², इसकी वैल्यू 10⁻7। m1 पता है क्या अपन को, पता है बेटा m1 4m2 है क्या, अरे m2 ये ना, बीच की डिस्टेंस 10 × 10⁻², बोलो हाँ का स्क्वायर होगा क्या, मीटर में चेंज करा ना, काटा पिसकी करके आंसर बताओ मुझे m की वैल्यू। एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, m² होगा, और m² का मतलब स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, वो भी किसका, पॉइंट वाली टर्म का। तो तुम ये पूरा कुछ नहीं उतारोगे, पहले आंसर बताओ, अपन को पहले आंसर चाहिए। आंसर सही आना चाहिए, पहले कह देता हूँ। क्या रहा है, पोल स्ट्रेंथ की बतानी है वैल्यू, गलत आ रही, आंसर तो गलत आ रहा तुम्हारा। m1 की वैल्यू बतानी है बच्चों तुम, और m2 की बतानी है, हाँ m2 की बता दो, कितनी बताइए, नहीं 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 नहीं, हाँ 3 जैसा कुछ तो है, लेकिन 3 पॉइंट तो नहीं आएगा, 3.4 आएगा, आ रहा है, कहाँ आ जाएगा, सिर्फ 3.4 आ रहा था अभी तो, आ रहा 3.4, हाँ तो सही आंसर 3.4 मिली एम्पियर मीटर। m2 की वैल्यू आ रही 3.4 एम्पियर मीटर। निकालो, बाकी सब भी निकालो, आंसर आना चाहिए भैया। तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आ रही है, आराम करो। जिसने कर लिया वो इसको पूरा उतार लो बच्चों, और लैंग्वेज लिख लेना अपने अपने शब्दों में कि अपन को क्या क्या पूछा है ना। फाइंड पोल स्ट्रेंथ बोथ। लो भैया आओ इधर, 5 × 10⁻² है, 10⁻7 नीचे जाएगा क्या, -7 नीचे, ये ऐसा कैसे ऊपर चला जाएगा क्या,
ये इससे कटेगा तो 10 की पावर -1 मतलब -2 है, सही बात है ना। इसको सोल्व करा तुमने तो 10 की पावर -2 बचेगा बच्चों, क्योंकि ये कटा -1 हो गया, -1 इंटू 2 10 की पावर -2 और वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 भी नीचे डिवाइड हो जाएगा क्या, समझ में आया क्या? इतना तो पता चल गया ना। अब सॉल्व करो इसको, 4 और 5 तो सबको एक साथ लिख दो, 5/4 10 की पावर -4 और नीचे -7 चल रहा है क्या, तो ऊपर 3 हो जाएगा क्या? अरे हाँ कि ना, 4 बोलो 4 एकम 4 बच्चे कितने 1 0 4 2 8 बच्चे 2 4 5 20 सही है ना। 1.25 इंटू 10 की पावर कितना है बच्चों 3, तो 1250 बराबर m2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1250, पेयर बनाया 3 तरीका 9 बचे कितने 3 5 0 3 और 3 6, तो यहाँ पर 5 लूँगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 25 हासिल 5 छंग 30 और 2 32, क्या रखोगे 3 4 रखोगे 5 रख दिया ना, 5 25 हासिल लगी 2 5 छंग 30 और 2 32, ये आ गया ना। तो आंसर कितना है 35, एक्चुअली में आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी मिली है 35 एम्पियर इंटू मीटर, तो m1 की कितनी मिलेगी 4 इंटू कर दूंगा क्या, आंसर आएगा 140। तुमसे ये नहीं हुआ 1250 का रूट करना नहीं आता, रूट करना नहीं आता तुम्हें, क्या बात कर रहे हो, किस किस को नहीं आता ईमानदारी से बताओ, रूट करना स्क्वायर रूट करना नहीं आता, तेरा भी आता पर क्या हर्ष, तेरा भी है, ठीक है। तुम में से मैथ्स वाले कौन कौन है 4 जन है, और तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, तुम्हें सालों स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता अरे यार मैंने सिखाया है, क्या नाम था उनका, ओहो मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है 10th क्लास में मैं ही पढ़ाता था तुम्हें मैथ्स, पता नहीं यार याद जैसे कुछ लग रहा है। क्वेश्चन दो एक और, डूब के मर जाओ तुम सबके सब इधर एक साथ है ना, एक साथ मरना बेटा, बाल्टी में पानी भर लेना, एक साथ ही कूदना उन सब में। क्या लिखा हुआ है 2 सिमिलर मैग्नेटिक पोल, 2 सिमिलर मैग्नेटिक पोल दे रखे हैं, हैविंग पोल स्ट्रेंथ इन 1:2, मतलब दोनों सेम बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों या तो नॉर्थ होंगे या दोनों साउथ होंगे, बात ये है और कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम्हें बोला गया है कि दोनों का पोल स्ट्रेंथ का रेशियो कितना दे रखा है 1:2। फिर क्या बोला है प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1 मीटर अपार्ट है। फिर क्या बोला है अपन को बोला है फाइंड द पॉइंट वेयर द यूनिट पोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, लिख लो ये लाइन लिख लो, फाइंड दी, ये तो डायग्राम हो गया, तो डायग्राम के बाद की लाइन लिखवा रहा हूं ना, फाइंड दी पॉइंट वेयर अ यूनिट पोल एक्सपीरियंस, फाइंड दी पॉइंट वेयर अ यूनिट पोल experiences no net force due to two dipole due to two pole due to no net force due to no net force due to ठीक है बच्चों, ये है ना एट व्हाट पॉइंट नो नेट फोर्स एक्सपीरियंस, तो तुम्हें इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसमें एक यूनिट पोल रख दिया बच्चों अपन ने। यूनिट पोल का मतलब समझते हो जिसका पोल स्ट्रेंथ कितनी है 1 है, मान लिया इसे 1 नहीं, तुम एक मान करो कि यूनिट पोल है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी मान ली अपन ने m0, क्या मान ली बच्चों, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने पर है x पर है, तो ये कितना होगा बच्चों, तो इसको मैं नाम दे दूं क्या O पॉइंट, इसको नाम दे दूं A पॉइंट, इसको नाम दे दूं B पॉइंट, बोलो हाँ, तो फोर्स अलोंग, अरे हाँ कि ना, मैं A से O की तरफ फोर्स अलोंग निकालता हूं तो मैं इसको नाम दे देता हूं F1, फॉर्मूला क्या होगा μ0 अपॉन 4 पाई और m1 m0 अपॉन r स्क्वायर या x स्क्वायर, ढंग से बोलो ना। इसी प्रकार फोर्स अलोंग B2O है ना,
तो उसको क्या नाम दे दिया मैंने, F2 कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M2 M नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अपन को बोला कि एट पॉइंट ओ एक्सपीरियंस 2 फोर्स, सही बात है ना। सही बात है। ओ पॉइंट पर 2 फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं, किस किस की वजह से, M1 और M2 रिस्पेक्टिवली। लेकिन अपन को वी हैव टू फाइंड क्या करना अपन को बच्चों, वी हैव टू फाइंड नो नेट फोर्स। इसका मतलब F1 F2 के बराबर होगा तभी तो बोलोगे कि वहाँ फोर्स ही नहीं है। सही बात है कि नहीं है। तो गाँव वालों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M2 अपॉन M नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सारा काम मैं करूँगा क्या, आराम करो। पहले आंसर बताओगे ना, पहले आंसर बताओगे x की वैल्यू, वो पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें कि यहाँ से इतना क्या रहा है साले, 1 तो x की 1 से तो छोटा ही आएगा ना, 1 कैसे आएगा आंसर, 1 के बीच में रखी है अपन ने वैल्यू। सही है, 414 सही है, बता ले 0.414 मीटर्स, परफेक्ट आंसर। रेशनलाइजेशन करा गया तूने, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। 1 में से माइनस कर दिया होगा फिर, नहीं 2 में से, नहीं 1 में से। ओ भैया तुमसे नहीं हो पाया, उतारना चालू करो, मैं लिख रहा हूँ आंसर। M1 M2, इसका भी आंसर नहीं आएगा अच्छा ना तुमसे, ये तो लिख लो क्वेश्चन पूरा। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 मैग्नेट्स, ये लेंथ तो लिखना ही मत, सीधे आगे लिखो ना। ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर ईच, ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर ईच 15, एंड पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर इंटू मीटर, एंड पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर मीटर each when the separation between their north pole is 10 centimeter and between south pole is 40 centimeter। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, डायग्राम बनावा इसका। तुम्हें मैग्नेट दे रखा बच्चों जिसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब क्या दे रखा तुम्हें, बार मैग्नेट दे रखा बच्चों, है ना। क्या दे रखा अपन को, एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक दे रखा है, 2 दे रखे हैं, दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, ये भी 15 सेंटीमीटर है और दूसरा भी कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर है। और तुम्हें बोला गया है कि दोनों के नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस 10 है क्या, और दोनों के साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 15 15 30 और 10 कितना है, और यही लिखवाया है क्या, यही लिखवाया ना 40 सेंटीमीटर। अपन को बोला गया कि भैया पोल स्ट्रेंथ सेम है क्या सबकी, 80 एम्पियर मीटर है ना, तो उसका मतलब S1 N1 लिखने की जरूरत ही नहीं है अपन को, है ना। सबके सब कितना है, 80 एम्पियर मीटर माइनस 80 एम्पियर मीटर, 80 एम्पियर मीटर और माइनस का 80 एम्पियर मीटर। और तुम्हें नेट फोर्स निकालना बच्चों, क्या निकालना है। अब नेट फोर्स निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें होगी। देखो बच्चों, पहला F1 बोल देता हूँ, किस किस के बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में। बोलो हाँ, फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 80 इंटू 80 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। समझ में तो नहीं आया होगा, ये नहीं आया होगा रोहित, यस। F2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 80 इंटू 80 बटे
ये भी नहीं आया बच्चों। F3 किसको बोलोगे? इसका S और इसका N, समझ रहे हो बच्चों? इसका S और इसका N, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही तुम्हारे? 15 प्लस 10, सही बात है ना? कितना हो जाएगा? 25। तो F3 की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं? म्यू नॉट अपन 4 पाई और 80 इंटू 80 बटे 25 इंटू 10 माइनस का F4 किसको बोलोगे? इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। F4 बोल दूँ, क्या आएगा? इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 25 ही होगी क्या बच्चों? म्यू नॉट अपन 4 पाई 80 इंटू 80 बटे, सोचो बच्चों कि जब मैं F1 की बात करता हूँ तो क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे क्या? अरे हाँ कि ना? S की बात करता हूँ तो क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे क्या? लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ ये दोनों एक दूसरे का पास लेंगे क्या? तो रिपल और पास दोनों एक साथ हो रहा है क्या? तो मान लेते हैं कि दूर जाने को अपन पॉजिटिव बोल रहे हैं, रिपल्जन को अपन क्या मान रहे हैं कि ये जो फोर्स होगा पॉजिटिव फोर्स होगा, और इस फोर्स को क्या मान लेते हैं अपन? तो नेट फोर्स कितना जाएगा? F1 प्लस माइनस, आंसर बताओगे क्या? पहले आंसर बताओ, देखते किसका आता है। ये मैं नहीं करूँगा इसका सॉल्यूशन, आंसर लिख दिया सामने। तो ये इसका आंसर आएगा क्या? ये ट्राई करना, आंसर ये लेके आना है। रिपल्सिव लिखा हुआ है, तुम्हारा आंसर प्लस में आए माइनस में आए। देखो अगर तुमने प्लस इसको माना ना तो तुम्हारा आंसर प्लस में आएगा, और अगर प्लस इसको माना होगा तो तुम्हारा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है ना? लेकिन आंसर तुम्हें प्लस माइनस में नहीं लिखना, आंसर लिखना है रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव। तो काफ़ी आज के लिए इतना, कल बाकी की बातें करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करते हो, ठीक है बच्चों? बाय बाय।